है और ये क्वांटिटी बी है, तो सर यहाँ पे देखोगे ए प्लस बी, एक मिनट, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो मैक्सिमम कब होगा, व्हेन ए इज इक्वल टू 1 1 बाई बाई 2। 2 का। तो अब तो ए इज इक्वल टू 1 बाई 2 पुट करोगे तो ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा टाउ एल एन टू। तो टी इज इक्वल टू टाउ एल एन टू पे हमेशा कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम पावर होगा। रजिस्टर के क्रॉस क्या होगा, रजिस्टर के क्रॉस करंट तो डिक्रीज कर रही है हमेशा, तो जो उसका पावर होगा आई स्क्वायर आर भी डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मैक्सिमम इनिशियल कंडीशन में ही होगा, मतलब उसमें मैक्सिमम पावर टी इज इक्वल टू 0 पे ही होगा, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो। सर आपने जो क्या a इंटू एफ इजिकल टू एफ क्या बताया, वो तो कैसे बताया इसमें? हाँ ये कोई फंक्शन है मैथमेटिकली, कई बार आता है, जैसे मान लो दिया हुआ है कि हम चार्ज को डिवाइड करें, कि कोई चार्ज है दो पार्ट में डिवाइड करना है, कोई क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज को डिवाइड करना है Q1 एंड Q2 में, सो दैट कि इनके बीच का कुलम्बिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो, मतलब फोर्स मैक्सिमम का मतलब Q1 Q2 मैक्सिमम हो, और इनका सम कांस्टेंट है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। तो ये मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा, जब ये एग्जैक्टली हाफ हाफ पे होंगे। कैसे आया ये जो है हम यहाँ से इसको डिराइव कर सकते हैं कि मान लो हमें मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को और उनका सम कांस्टेंट है, तो ये फंक्शन लिख सकते हैं a इंटू कॉन्स्टेंट माइनस ए, तो ये हो जाएगा a इंटू के माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी एफ बाई डी ए वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा k माइनस 2a। फंक्शन के मैक्सिमम के लिए डी एफ बाई डी ए जो है 0 होना चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी k बाई 2 पे। या ऐसे देख सकते हो क्या ये पैराबोला है, ये पैराबोला है किस टाइप का, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो इस पैराबोला के दो रूट हैं इस टाइप का, देखो ए है, ए को कांस्टेंट की तरह से नहीं, ए को वेरिएबल एक्स टाइप से देखना है, तो y इज इक्वल टू ऐसा टाइप का ये पैराबोला होगा। तो इस पैराबोला का मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इसके वर्टेक्स पे, वो वर्टेक्स क्या है 0, और जो रूट के सम का हाफ पे होगा, तो ये आएगा a बाई 2 पे। ठीक है, तो ये पॉइंट हाँ याद सर। रख लेने से कई सारा ऐसा हो सर जाता है कि मान लो किसी मास को स्प्लिट करना है डिफरेंट मास में, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कब मैक्सिमम होगा, कोई चार्ज को स्प्लिट करना है दो चार्ज में, कब फोर्स मैक्सिमम होगा, तो ये हाफ हाफ पे मैक्सिमम होगा। एक एप्लीकेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम इसको जो है मैक्सिमाइज करेंगे, बट अगर ये चीज दिख जाती है कि हाँ ये ए है और बी है और a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो सम कांस्टेंट है, हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो वो एग्जैक्टली इसके हाफ पे होगा, मतलब a इज इक्वल टू 1 बाई 2 पे, तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा ये टाउ एल एन टू। हाँ बताओ, और कोई कुछ पूछ रहा है, नहीं, तो ये एक मैक्सिमम वाला था। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट, और डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट कि अगर कैपेसिटर को पहले फुल चार्ज कर दिया गया और थ्रू रजिस्टर उसको कनेक्ट कर दिया गया, कैपेसिटर फुल चार्ज है, कि यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो कोई भी कैपेसिटर है उसको जो है फुल चार्ज कर दिया गया, मान लीजिए इनिशियल चार्ज हम ले लेते हैं प्लस माइनस क्यू, और ये स्विच है, इस स्विच के थ्रू एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसको हमने क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया तो ये जो दोनों प्लेट के चार्ज थे, उन दोनों प्लेट के चार्ज को मूव करने के लिए हमने एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कर दिया। तो कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड किया तो यहाँ से जो है पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करते हुए यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज पे, एक्चुअल में तो फ्लो करता है केवल इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए पॉजिटिव चार्ज पे आएगा और धीरे धीरे इसका चार्ज जो है डिस्चार्ज होने लगेगा। तो किसी मोमेंट पे एट एनी टाइम टी हम ये जूम कर लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और साथ ही साथ ये है डिस्चार्जिंग करंट, सर्किट में इस मोमेंट पे करंट भी फ्लो हो रही है आई, सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही है किसी भी टाइम टी पे। तो अब यहाँ की जो करंट है, करंट के इस डायरेक्शन के वजह से इस प्लेट का चार्ज डिक्रीज हो रहा है,
तो इस करंट और इस चार्ज में क्या रिलेशन होगा, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। मतलब इस करंट के वजह से डी टी टाइम में डी क्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो करंट तो मान लो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम कैसे इक्वेट करेंगे, माइनस ऑफ डी क्यू। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि इस करंट के वजह से ये प्लेट का चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमने चार्ज और करंट में रिलेशन लिख लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख लेते हैं, इसके क्रॉस पॉइंट ए लिया और केवीएल अप्लाई कर लिया। क्या केवीएल यहाँ पे वैलिड है, केवीएल एनर्जी कंजर्वेशन है, हमेशा वैलिड है। तो यहाँ से वी ए क्रॉस रजिस्टर माइनस आई इंटू आर across this capacitor plus q by c is equal to va। ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया, आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आई आर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर है, और क्यू बाई सी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है। और ये होना भी चाहिए था, या इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल टाइप से कनेक्टेड है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, उसी दोनों पॉइंट के क्रॉस ये रजिस्टर भी कनेक्टेड है। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस रजिस्टर के क्रॉस है, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इस कैपेसिटर के क्रॉस भी है। तो वी आर इज इक्वल टू वी सी हर मोमेंट पे है। तो अब नेक्स्ट है कि इस इक्वेशन को हमें यूज करके फाइंड करना है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, आर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू बाई आर सी, क्यू बाई आर सी। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी, और इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो ये 0 से टी तक, और ये जो इनिशियल टाइम है, इनिशियल चार्ज है, टी इज इक्वल टू 0 पे चार्ज है कैपिटल क्यू, टी इज इक्वल टू टी पे चार्ज है क्यू। तो ये आ जाएगा एल एन क्यू, एल एन क्यू, और लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेशन और लिमिट पुट करने के बाद ये आ जाएगा एल एन क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस, ये डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और आर और सी तो कांस्टेंट है, तो ये डिवाइडेड बाई आर सी। फिर यहाँ से इसको लिख लेंगे क्यू ई टू द पावर, तो यहाँ से जो क्यू हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और आर सी इज द टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज माइनस टी बाई टाउ। सर तो वही हम जो करंट का लिख रहे थे सर पहले चार्जिंग के टाइम पे। हाँ, तो ये याद रहेगा तो आराम से तुम लिख सकते हो कि चार्ज तो डिक्रीज ही होना है, और कैसे डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा, यहाँ से करंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो करंट का इक्वेशन यहीं से लिख लोगे, आई इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। तो आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी इधर पुट कर दो, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, माइनस यहाँ रहेगा डी क्यू बाई डी टी। तो क्यू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, जस्ट उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस, और टाउ इज इक्वल टू आर सी। तो आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्यू बाई सी क्या है, क्यू बाई सी है पोटेंशियल, और ये इनिशियल वोल्टेज है, क्योंकि चार्ज तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनिशियल वोल्टेज है। तो इनिशियल वोल्टेज बाई इनिशियल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, चेंज क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर चेंज हो रहा है, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। तो ये कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, ये कैपेसिटर एक बैटरी की तरह से बिहेव कर रहा है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हर मोमेंट पे कितना है, क्यू बाई सी। हर मोमेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्यू बाई सी। तो ये इनिशियल करंट है, क्यू बाई सी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो इनिशियल करंट। तो आई का फंक्शन भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, चार्ज का फंक्शन ये हो गया क्यू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, करंट का फंक्शन जो इनिशियल करंट है उसको मैक्सिमम करंट बोल देंगे, माइनस टी बाई टाउ। सेम टाइप का ये ग्राफ है। अब अगर यहाँ से वी सी लिखोगे तो वी सी हो जाएगा क्यू बाई सी, तो यहाँ क्यू का फंक्शन पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। क्यू बाई सी इज द इनिशियल वोल्टेज, और सेम वी सी और वी आर सेम है, तो वी आर भी सेम हो जाएगा, आई इंटू आर,
आई इंटू आर यहाँ पे पुट करोगे तो वो भी वही आएगा, क्यू बाई सी टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। मतलब सारी क्वांटिटीज का ग्राफ एक ही जैसा होगा और वो डिक्रीजिंग होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। तो अगर सारी क्वांटिटीज का ग्राफ ड्रॉ करें तो नेचर सबका सेम होगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इनिशियल वैल्यू से जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, और एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज होता जाएगा। ये जीरो कहाँ पे होगा? वो जीरो हो जाएगा टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पे। जीरो पे होगा। फिर से वहां पे टाउ को अगर डिफाइन करना है, टाउ पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू टाउ होता है। तो यहाँ पे जैसे चार्ज के टर्म्स में ही अगर देख लो, मैक्सिमम चार्ज है क्यू, टी इज इक्वल टू टाउ पुट करेंगे तो क्यू की वैल्यू क्यू ई टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ, टाउ बाई टाउ ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा क्यू बाई ई, 1 बाई ई की वैल्यू 0.37। 0.37, तो 0.37 इंटू क्यू। तो इस मोमेंट पे चार्ज की वैल्यू है 0.37 ऑफ क्यू, मतलब इनिशियल से कितना डिक्रीज हुआ? 0.63 ऑफ। 0.63। तो फिर से वही डेफिनेशन है कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है 63% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये है, ये सारे ग्राफ एक ही जैसे होंगे। तो वहां पे कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, वहां पे करंट डिक्रीज हो रहा था और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर डिक्रीज हो रहा था। करंट धीरे धीरे फाइनली जीरो हो रही थी और उसके अकॉर्डिंग वी आर डिक्रीज होगा, और चार्ज इंक्रीज हो रहा था और वीसी इंक्रीज हो रहा था। किसमें? इंक्रीज हो रहा था चार्जिंग वाले में, चार्जिंग के केस। चार्जिंग केस में। और यहाँ पे सारे के सारे डिक्रीज हो रहे हैं, ऑल डिक्रीजिंग। तो एक ही टाइप का ट्रेंड है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि व्हाट इज द टोटल हीट लॉस इन द सर्किट, व्हाट इज द टोटल हीट लॉस इन द सर्किट। तो टोटल हीट लॉस अगर हमें फाइंड करना है अक्रॉस रजिस्टर, लॉस अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस कितना लॉस हो रहा है। तो किसी मोमेंट पे, अब करंट तो वेरिएबल है, किसी मोमेंट पे जो हीट लॉस होगा वो हो जाएगा पावर आई स्क्वायर आर। पावर क्या है? रेट ऑफ हीट लॉस। dt टाइम में टू इतना टाइम हीट डेट जनरेट। टाइम। हाँ सर। नेट के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से h तक, और टाइम कहाँ से कहाँ तक? 0 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से ये लिखोगे आई स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ, e to the power minus 2t by tau into r into dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू infinity। आई स्क्वायर है मैक्सिमम इनिशियल करंट क्या था? क्यू नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यही था। क्यू बाई सी हो जाएगा वोल्टेज, तो इनिशियल वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा करंट आई नॉट स्क्वायर। और आई नॉट स्क्वायर। यहाँ पे एक आर भी है, आर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बची बात इसको इंटीग्रेट करने की, ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू आर ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ का इंटीग्रेशन। ये तो एज इट इज रहेगा, जस्ट किससे डिवाइड करेंगे? -2 बाई टाउ से, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। कब इन्फिनिटी पुट करेंगे? अपर लिमिट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा 0, फिर आएगा माइनस ऑफ 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ से सब कुछ करने के बाद ये क्वांटिटी आ जाएगी लिमिट पुट करने के बाद 1, -1, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई टाउ। तो बस टाउ की वैल्यू टाउ डिवाइडेड बाई 2 इंटू था क्यू स्क्वायर इंटू था आर, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सी स्क्वायर। तो टाउ की वैल्यू क्या थी? आर सी। तो क्या ये टाउ की वैल्यू आर सी और यहाँ के एक आर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, एक यहाँ का सी कैंसिल आउट होगा, एक आर यहाँ पे भी है। तो ये क्या आ गया? क्यू स्क्वायर। हाफ क्यू स्क्वायर सी। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c क्या थी? ये थी इनिशियल एनर्जी। एनर्जी। मतलब कैपेसिटर में जितनी भी एनर्जी स्टोर थी उतना ही तो लॉस होगा। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन से ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई कैपेसिटर में जितना था एनर्जी स्टोर्ड वही धीरे धीरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट के फॉर्म में, रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। तो वो कितनी होगी? हमेशा इनिशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो मान लो छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि भाई ये कैपेसिटर कनेक्टेड है और वो दो टाइप के कैपेसिटर से एक सी कहाँ गया? एक सी यहीं पे है, एक सी यहाँ पे है,
क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, सर दूसरा किधर गया? दूसरा ये टाउ के साथ कैंसिल आउट हो गया। टाउ में आरसी है ना, टाउ में यहाँ पे आरसी था, तो एक आर इसका एक आर इसका, यहाँ आर स्क्वायर को खा गया और यहाँ का सी एक सी को खा गया, तो एक सी बच गया। ठीक है, जी सर। यस सर। अब जैसे मान लो कि ऐसा कुछ है, ऐसा कैपेसिटर कनेक्टेड है और बोल दिया कि ये डिस्चार्जिंग है, और डिस्चार्जिंग में इसको चार्ज करके दो रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, दो रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया। ये है R1 और ये है R2, R1 और R2, और ये था इनिशियल चार्ज प्लस माइनस Q। तो पूछा कि व्हाट इज द इंडिविजुअल हीट लॉसेस अक्रॉस द रजिस्टर। तो हमें ये पता है कि जो भी हीट लॉस होगा, जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा उसके बराबर ही होगा। तो हम ये लिख लेंगे कि भाई इसमें मान लिया H1 हुआ, इसमें मान लिया H2 हुआ, और टोटल H1 प्लस H2 हमेशा इनिशियल एनर्जी के बराबर होंगे, क्यू स्क्वायर बाई 2c के इक्वल होंगे। अब ये हीट लॉसेस किस रेशियो में होंगे? तो पावर वाला फॉर्मूला याद करो, पावर जो था, पावर P1:P2 जो है वो क्या सीरीज में जब कनेक्टेड होंगे तो आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि सीरीज में करंट से, सर। तो आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा R1:R2। R1:R2। तो जो हीट का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, R1:R2 के रेशियो। तो हमें रेशियो पता है और टोटल सम पता है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं H1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 ऑफ व्हाट, ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 2c। सिमिलरली दूसरे के क्रॉस कितना हीट लॉस हुआ, तो ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल हीट लॉसेस। तो ये देखो करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन है, बहुत सारे क्वेश्चन में या किसी बड़े क्वेश्चन के एक एक पार्ट में बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए जो सीरीज और पैरेलल का बताया था कि सीरीज में करंट सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस में वोल्टेज भी डिवाइड होता है, पावर भी डिवाइड होता है, हीट भी डिवाइड होती है, सब उसी रेशियो में। और पैरेलल में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पैरेलल में जो है वोल्टेज सेम है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, पावर ओवर भी क्या है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ वोल्टेज V कांस्टेंट है पैरेलल में, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर मान लो यही कनेक्शन हमें लिखना होगा इसके लिए कि ऐसा टाइप का अगर ये सेटअप है R1 R2, ये है R1 और ये है R2, और ये इनिशियल चार्ज था Q दिया, तो ये टोटल में हीट लॉस होगा। तो इंडिविजुअल में कितना हीट लॉस होगा, मान लिया इसमें H1 है और इसमें H2 है, तो यहाँ पे भी H1 प्लस H2 की वैल्यू सेम होगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c। और ये मैथ, अच्छा, हाँ, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। और ये क्या होगा, H1 बाई H2 क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, R2/R1। R2 बाई R1। तो यहाँ से जो हीट लिख सकते हैं H1 इज इक्वल टू व्हाट, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो टोटल हीट लॉस हम ऐसे बता सकते हैं। तो ये था जनरल टाइप का कोई भी एक स्टैंडर्ड आरसी के पॉइंट, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के पॉइंट्स की टोटल एनर्जी जो है जितनी स्टोर्ड होगी वही रजिस्टर के क्रॉस डिस्चार्ज होगी, सारी क्वांटिटीज डिक्रीज करेंगी, सबका फंक्शन ऐसा होगा। टाइम कांस्टेंट यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे और 63% ऑफ चार्जिंग वार्जिंग के बराबर होगा। तो इतना हुआ डिस्चार्ज। हाँ बताओ सर, वो जो हीट में सब कन्वर्ट हो गया तो हम लोग के लिए यूजफुल कौन सा है सर? हम लोग के लिए यूजफुल मतलब ऐसा नहीं कि जो रेजिस्टेंस, जैसे मान लो वहां पे बल्ब ही लगा है तो बल्ब जलेगा, तो बल्ब जलेगा तो जो लाइट एनर्जी निकल रही है, बल्ब का जो टेम्परेचर जा रहा है, मान लो 10 जूल एनर्जी में स्टोर थी तो 5 जूल लाइट में गया, 5 जूल हीट में गया। तो वो क्या है, लाइट हमारे लिए जब जब है यूजफुल। मान लो कोई कॉयल है तो कॉयल में अगर ये कनेक्ट करेंगे तो वहां से उस कॉयल में हीट जनरेट होगी, उसको फर्दर हम लोग यूज करेंगे हीटिंग पर्पस के लिए। यस सर। तो जो लॉस होगी एनर्जी वो किसी न किसी फॉर्म में यूटिलाइज हो सकती है। अब इसका जो है शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट फाइंड करने के लिए। डायरेक्ट फाइंड करने के लिए पहले एक इनिशियल वाला सर्किट लेंगे,
उस पे फाइंड करेंगे और उससे पहले ट्रायल करेंगे कि अच्छा ठीक है डायरेक्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि नहीं। इनिशियल वाला सर्किट ऐसा था, इनिशियल सर्किट ऐसा था, ये रेजिस्टेंस आर, जिसमें याद होगा कि इनिशियल कंडीशन पूछा था कि t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा और इन्फिनिटी पे क्या होगा। ठीक है, ऐसा टाइप का सर्किट है, ऐसा टाइप का सर्किट है। ये है वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस 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 और ये है कैपेसिटेंस। तो इसमें इनिशियल और स्टेडी स्टेट और ये सब पूछा था, इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट। t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या है, ये दो क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट, जैसे मान लो जो हमारा सिंपल सर्किट था ऐसा, रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, बैटरी कनेक्टेड था। तो इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट का मतलब क्या है कि कोई भी अगर हम सर्किट में दो पॉइंट लेंगे, बैटरी को छोड़ देंगे, बैटरी छोड़ दो, कोई भी दो पॉइंट लेंगे, बैटरी को क्या है कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर लें, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिप्लेस बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कहोगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई जगह पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे दिया होता है 10 वोल्ट 1 ओम, ऐसे करके बैटरी ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो उसको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, कई बार ऐसे रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ रहेगा, वहां 1 ओम लिखा रहेगा, तो हम उसको अलग मान सकते हैं, अलग रेजिस्टेंस मान सकते हैं। बट कई बार अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम बैटरी को रिप्लेस कर लेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे मान लिया कि आइडियल बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये दिया हुआ है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है V है, तो इसको कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद फिर क्या करना है कि किसी भी दो पॉइंट के अबाउट सर्किट में, सर्किट अगर टोटली सेपरेट हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव, मतलब अगर यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से इसको वायर को कट कर देंगे तो हमें रेजिस्टेंस सेपरेट मिल जाएगा और कैपेसिटेंस सेपरेट मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगर देखते हैं कि इसको कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देते हैं, तो एक पॉइंट कंडक्टिंग वायर से अगर रिप्लेस हुआ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट से अगर काट देंगे तो हमें इधर रेजिस्टेंस का नेटवर्क मिल जाएगा और इस साइड क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस का नेटवर्क मिल जाएगा। तो ये मान लिया दो पॉइंट हमने मार्क कर दिया AB। तो जिस पहला स्टेप यही करना है कि रिप्लेस बैटरी विद द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जनरली दिया हुआ नहीं रहेगा, बट मोस्ट जनरल केस में अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे बैटरी हटाएंगे और 1 ओम कनेक्ट करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप है, जिस दो पॉइंट के अक्रॉस ये सेपरेट हुआ, यहाँ पे AB ये पॉइंट है, तो हमें फाइंड करना है उस AB पॉइंट के अक्रॉस R इक्वलेंट। फाइंड R इक्वलेंट, इसको ऐसे लिख लेंगे, फाइंड R इक्वलेंट, R equivalent across AB, find C equivalent across AB, और वहां से लिख लेंगे टाउ इक्वलेंट। टाउ इक्वलेंट क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू R इक्वलेंट इंटू C इक्वलेंट। तो ये तो किसी भी सर्किट में हम टाइम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए अप्रोच है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से कट कर दिया तो केवल एक ही कैपेसिटर है और एक ही रजिस्टर है, तो इसके अबाउट एक ही जो R होगा, R इक्वलेंट वो R हो जाएगा और C इक्वलेंट जो है वो C हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा RC। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे बताना है। यहाँ पे AB के क्रॉस में C इक्वलेंट बता दे रहा हूँ, R इक्वलेंट तुम बता दो। इसके क्रॉस C इक्वलेंट एक ही कैपेसिटर है तो वो वो C हो जाएगा। R इक्वलेंट तुम बता दो कि इसके क्रॉस जो है R इक्वलेंट, ये AB है तो ऐसे जोड़ो, यहाँ से ये सर B वो है। स्मॉल सर वो इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करना है नहीं सर? नहीं 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 नहीं, इंटरनल नहीं कंसीडर करना है अभी नहीं, हम मानेंगे कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। तो ये AB के क्रॉस अगर हम फाइंड करेंगे तो ये B है, ये भी B है। 3R/2। हाँ, 3R/2। तो ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो पैरेलल में हो जाएंगे, ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों Yes, पैरेलल sir. में है और इसका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में है। तो इस वाले केस में R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R/2। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R/2। C इक्विवेलेंट है वो है C, तो इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 3RC/2। RC/2। तो पहला तो है, पहला स्टेप की अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वहां से हम एलिमिनेट कर लेंगे टाइम कांस्टेंट से ही, बट फिर भी जो है अच्छे एग्जाम में दोनों टाइम कांस्टेंट मैच कर रहा होगा दो दो ऑप्शन में, तो फिर फर्दर नेक्स्ट करना होगा। तो
ऐसे सर्किट जिसमें कि हम कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सेपरेट कर पा रहे हैं। अब कहाँ पे नहीं कर पाएंगे, जैसे मान लो एक कैपेसिटर यहाँ भी कनेक्टेड होता है ऐसे, तो एक कैपेसिटर इधर है एक कैपेसिटर इधर है, मिक्स टाइप का है, यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे के लिए ये नहीं एप्लीकेबल है। लीनियर सर्किट के लिए जहां पे हम कैपेसिटर और रजिस्टर सेपरेट कर लें, तो वहां पे हम ऐसे पहला स्टेप टाइम कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चार्ज का फंक्शन हमेशा इस फॉर्मेट का होगा, a प्लस बी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। चार्ज का जो जनरल जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी फॉर्म होता है, आगे पढ़ोगे 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सोल्यूशन होता है। अब इस टाइप की लीनियर सर्किट है तो उसका हमेशा चार्ज का फंक्शन इसी टाइप का होगा। इसमें हमारे दो अननोन हैं, दो अननोन के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कौन कौन से? एक t इज इक्वल टू 0 का चार्ज हमें पता है और एक t इज इक्वल टू इन्फिनिटी का चार्ज पता है, ये दोनों हम जानते हैं। तो अगर यहाँ पे सिंपल वाले केस में अप्लाई करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर का चार्ज कितना है? 0 है, 0 और तो ये हो जाएगा a प्लस बी ई टू द पावर क्या हो जाएगा? 0, वो हो जाएगा 1। तो पहला इक्वेशन आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज कितना है? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये कैपेसिटर सिंगल है तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cv चार्ज होगा। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखो ये तो a रहेगा प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। e टू द पावर infinity is equal to e to the power infinity is equal to 0, तो e to the power minus infinity is equal to 0, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू, और a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस a, मतलब ये हो जाएगा माइनस cv, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन ये मिल जाएगा, q इज इक्वल टू cv 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक है, अब इस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। इस सिचुएशन का टाउ हमने फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड कर दिया? रिप्लेस बैटरी विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर ऐसे बोल सकते हो रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करेंगे, आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, सी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे। अब रही बात हमें चार्ज फाइंड करने के लिए, तो चार्ज फाइंड करने के लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इनिशियल जो चार्ज का फंक्शन हमेशा इसी टाइप का होगा, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या है? कैपेसिटर था, ये सर्किट याद करो, ये तो इनिशियली अनचार्ज ही था, तो t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज 0, तो यहाँ पे 0 हाँ सर t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज 0, तो ये हो जाएगा 0 a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन t इन्फिनिटी पे, क्या ये याद आ रहा है कि यहाँ पे इन्फिनिटी पे इसमें करंट 0 ले लिया था, जो भी करंट है फ्लो इसमें हो रही थी, तो यस सर, इस टर्मिनल के क्रॉस जितना वोल्टेज आया v था by 2 आया था। तो cv/2 आया था CV चार्ज। 2। यस हाँ सर, बस Yes, इतना sir. काफी। तो यहाँ पे फाइनल चार्ज हो जाएगा cv/2, और फिर से क्या हो जाएगा? a है और प्लस b टू द पावर b इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर से वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू cv/2 और b इज इक्वल टू माइनस cv/2, दोनों इक्वेशन से। तो इस केस में हमारे चार्ज का फंक्शन हो जाएगा q इज इक्वल टू cv/2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो t टाउ है यहाँ पे, टाउ है यहाँ पे 3RC/2, तो ये हो जाएगा 2t/3RC। तो अब ये जो है आसान है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना, इंटीग्रेट करना, वो सब फिर dq/dt करके। तो जनरल यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए ये टेक्निक यूज कर लेना है। तो मेडिकल में आने के चांस कम है इस टाइप के, जेई में आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ, सर तो अगर देख इंटरनल लो। रेजिस्टेंस होगा तो आर इक्विवेलेंट के केस में उसको कंसीडर करेंगे। आर इक्वलेंट, हाँ आर इक्वलेंट, जैसे मान लो कि अगर ऐसा टाइप का कुछ एक सर्किट, मान लो टाइम कांस्टेंट के लिए ही यहाँ पे एक सर्किट अगर देख लेते हैं कि ऐसा, हाँ भैया अभिषेक बताओ, यहाँ से ये कोई बैटरी है और इसका दिया हुआ है नहीं सर, कुछ नहीं सर। E इंटू आर, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक बैटरी दी हुई है
और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये E/2 और R/2 है। ऐसे ऐसे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कुछ ऐसे कैपेसिटर कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और ऐसे पूछा हुआ है। मान लिया एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे। तो इसमें मान लो हमें फाइंड करना है कि भाई कि इस पे क्या चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा। दोनों कैपेसिटेंस जो है C और C है। तो पहले तो हम वो पॉइंट देख लेंगे जिसके अबाउट सेपरेट कर पाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा AB पॉइंट। अब इस AB पॉइंट के क्रॉस C इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा 2C, पैरेलल में 2 2C, इंटू C ऐड कर 2C। देंगे 2C, और इसको रिप्लेस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रेजिस्टेंस R, यहाँ पे भी हो जाएगा रेजिस्टेंस R, यहाँ इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया R/2, यहाँ रिप्लेस किया ये हो जाएगा R, और ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा R। ऐसे जो है कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये AB के अबाउट R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट ये R 2R प्लस R 2R इंटू R/2 डिवाइडेड बाई 2R 2R/3 R/2। तो ये हो जाएगा 3 कि 5 ना, 5 तो सॉरी 2R/5। तो इसका इक्विवेलेंट हुआ 2R/5। फिर इसमें ये और ये 2R दोनों सीरीज में है 2R, हाँ, फिर 2R ऐड कर देंगे तो 5 10 12। 2R/5 तो R इक्विवेलेंट आ गया 12R/5। तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट 12R/5 इंटू 2C। 2C। तो 24 24 RC/5। ठीक हाँ है। सर। इनिशियल चार्ज तो जीरो ही है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन आ जाएगा। और फाइनल चार्ज हमें फाइंड करना पड़ेगा। फाइनल चार्ज के लिए थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें, कि इसमें इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं क्योंकि कैपेसिटर है। जो भी करंट फ्लो होगी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो इसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उतना ही चार्ज यहाँ पे आएगा। सर ये R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट निकाल के सर हम जो मतलब नॉर्मल वाला केस होता है ना सर, जो 2 सीरीज में, वो मतलब ऊपर जो केस है वैसे कर हाँ। देंगे सर। 2 सीरीज में मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टर हाँ सीरीज में जो हाँ होता है हाँ 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 वही उससे करके सॉल्व कर। हाँ उससे करके इसके बाद Q का फंक्शन लिख लेंगे A प्लस बी e⁻, हमेशा इसी फॉर्मेट का होगा। तो यहाँ पे ये Q 0 हो जाएगा। यहाँ से एक तो इक्वेशन एक मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अनचार्ज है तो यही आएगा। सेकंड केस में हमें फाइंड करना पड़ेगा स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में इधर कैपेसिटर है तो इधर कोई करंट आएगी नहीं, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से देखोगे इस बैटरी का EMF ज्यादा है और इस बैटरी का EMF कम है, तो करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगी। कितनी करंट होगी, एक ही लूप है, याद करो भाई, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो इसका मतलब। एक ही लूप है, इसमें 2 बैटरीज हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये E और इधर से E/2। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E/2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R 2R प्लस R 5R/2। तो ये हो जाएगा 5R/2। करंट हो जाएगी E/5R। करंट आने के बाद हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेंगे। इस पोटेंशियल डिफरेंस से हमें चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या इस बैटरी में करंट एंटर कर रही है, करंट एंटर कर रही है तो ये चार्ज होगा। तो चार्ज होगा तो E/2 प्लस I इंटू R। तो जो V आ जाएगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E/2 प्लस IR, तो ये हो जाएगा 5R/2 E/5R इंटू R/2। तो यहाँ से वोल्टेज आएगा जो Q होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो नेट कैपेसिटेंस है 2C इंटू वी, और यहाँ पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू, वो A की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आएगी। चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे। उसका नोट्स जो है वहाँ पे डाल दिया है। देखता हूँ गूगल ड्राइव नहीं खुल रहा होगा तो एक बार फिर से ट्राई करना रिस्टार्ट करके। तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नोट्स है। नेक्स्ट एक बार वहाँ से गो थ्रू कर ठीक है सर। नेक्स्ट सर क्लास एक बार वापस कर देंगे सर, वो लेट से ज्वाइन किए उन लोग अभी दिख नहीं रहा सर। क्या दिख नहीं रहा? सर हम लोग लेट से ज्वाइन किए ना सर ग्रुप,